बजट 2026 संकल्प विकसित भारत का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। आज देश के सामने कोई सामान्य बजट नहीं, आज सवाल है कि दिशा आखिरकार कहां तय की गई है भारत की। आज सवाल है कि आज उस भारत जिसे विकसित भारत बनाने का सपना दिखाया गया है साल 2047 में, क्या वो सपना साकार होगा इस बजट के जरिए। यूनियन बजट 2026 से 2027 ऐसे समय में पेश किया गया जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं से गुजर रही है, वैश्विक सप्लाई चेन दबाव में है, भारत को अपने विकास के रास्ते खुद तय करने हैं। और सोचिए, 43 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ सरकार कह रही है कि ये सिर्फ एक साल की योजना नहीं है, 53 लाख करोड़ का ये बजट है, बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। इस बजट में रक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है। रक्षा बजट, नए रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, एमएसएमई को मजबूती और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए कॉरिडोर, ये सब संकेत देते हैं साफ तौर पर कि सरकार भारत को सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर मजबूत नहीं करना चाहती, एक कूटनीतिक और एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर भी उसे पेश करना चाहती है। सवाल ये नहीं है कि आज कितनी राहत मिली है, सवाल ये है कि आज रखी जा रही नींव कल की इमारत को मजबूत बनाएगी या फिर नहीं। और बजट के बाद बाजार की प्रतिक्रिया, टैक्स में स्थिरता, युवाओं और मिडिल क्लास की उम्मीदें, इन सब के बीच असली बहस यही है कि क्या ये बजट भारत को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का रास्ता बना चुका है, ये रास्ता आसान बनाएगा। आज की चर्चा किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के पक्ष में है और सवाल कई है। सवालों की शुरुआत करेंगे, चर्चा पर तमाम मेहमानों से आपका परिचय भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि वो 10 बातें जिनसे आपकी जेब पर सीधा असर होगा, आपकी जेब प्रभावित होगी। देखिए, पहली बात जिस पर खास ध्यान रखने की जरूरत है, किसानों की आय यहां पर बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है। किसानों के लिए टैक्स सपोर्ट, नए संसाधन, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी टाउनशिप, छोटे व्यवसाय चैंपियन बनाना, यहां पर किसानों पर खास फोकस रखा गया है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा किसानों को उम्मीद थी। ऐसा अब विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना है। नौकरी हो, कौशल और बेहतर अस्पताल, बैंकिंग, निवेश सुधार, भारत के ग्रोथ इंजन को बढ़ावा देना, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान, मेडिकल विरासत और सांस्कृतिक को बढ़ावा देना, सम्मानजनक आजीविका के अवसर यहां पर दिए जा रहे हैं, खेलो इंडिया मिशन, ये वो तमाम बातें हैं जिनसे आपकी जेब पर सीधा असर होगा। चलिए, अब आपको दूसरे ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाऊंगी कि आखिरकार किन किन सेक्टर में क्या कुछ बदलाव किए गए, कौन कौन से परिवर्तन है, क्या कुछ ऐलान है। रक्षा बजट की सबसे पहले बात करते हैं। 7.8 लाख करोड़ का रक्षा बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.19 लाख करोड़, ड्रोन मिसाइलें, फाइटर जेट पर खास फोकस है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले रक्षा बजट जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, और यही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में अगर आप 2025 के बजट को कंपेयर करेंगे, काफी कुछ आपको बदलाव देखने को मिल रहा होगा। 14% यहां पर रक्षा बजट को बढ़ाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान भी सुनवा देती हूं, क्योंकि अब बजट का ऐलान हो गया है लेकिन सियासी घमासान जारी है। राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है वो आपको सुनवाते। और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते है, ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या गंगा की सफाई हो गई, क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी? हमारे केरला में चाहिए हमें। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। नहीं, आज का बजट 100% कंप्लेसेंट बजट। ये सरकार आज उनके पास सत्ता है, इसीलिए उनको लगता है कि कोई एक प्रगतिशील बजट निकालने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन विभिन्न देशों में जिस प्रकार से अमेरिका, यूरोप, चीन एक अग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहा है, आज हमारे बजट में कोई अग्रेशन नहीं, कोई विजन नहीं, 100% कंप्लेसेंट बजट। एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक बजट आज निकला है। धन्यवाद। तो देखिए, बजट का ऐलान हो गया है, सियासी संग्राम आप देख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, महाबहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। अमरदीप त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वामीनाथ हमारे साथ मौजूद है, स्वामीनाथ जायसवाल हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। यश भारती हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं, क्योंकि अभी अखिलेश यादव का बयान सुन रहे थे, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो कुछ अदृश्य लोगों के लिए ये बजट पेश किया गया है। वो अदृश्य लोग कौन है, वो आप बताइएगा। इस बजट को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? विकसित भारत के संकल्प के तौर पर, या जैसा कांग्रेस पार्टी जो कि आपके सहयोगी दल है वो कह रहे हैं कि देखिए जो समस्याएं हैं उसको तो नजरअंदाज कर दिया गया है? यश भारती जी। पूंजीपतियों का बजट है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया बजट है। ये स्पष्ट हमने पिछले 11 बजटों में देखा है। अगर कमजोर, गरीब, किसान, मजदूर के लिए बजट होता तो उसके जीवन में खुशहाली आती। लगभग 80 करोड़ 85 करोड़ जिनको ये खुद कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, वो फिगर बदलता। लेकिन वो फिगर बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को गौरवशाली महसूस करती है इस आंकड़े के साथ में। तो वो खुद प्रमाणित करती है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है। ये कुछ अदृश्य लोगों के लिए जो दिखते नहीं है, जो दिखाई नहीं देते हैं। मैंने बताया था, पूंजीपति वही लोग जो इनके मित्र हैं, जिनको चंदे का धंधा कराते हैं। ये चंदा लेंगे और उन्हें धंधा देंगे। एयरपोर्ट बेचना, रेलवे स्टेशन बेचना और तमाम जमीनें और तमाम सुविधाएं बेचना स्पष्ट दिखता है। सवाल सबसे बड़ा जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा वो है कि इस बजट को नंबर देना है तो जाके किसानों से नंबर लीजिए। मैं आज अभी देख रहा था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करेरा एक जगह है, वहां पे एक बड़ा एलईडी लगा करके आयोजन कर रही थी बजट का। लोग आए और कुर्सियां तोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भागना पड़ा वहां से। ये शुरुआत है इनके अहंकार की, जो जनता सड़कों पे तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है श्रुति जी, ना दिल्ली में हवा ठीक है, लेकिन अब और जो स्मार्ट सिटी बनाई थी वो इंदौर में पानी ठीक नहीं है। ना हवा दे पा रही है, ना पानी दे पा रही, ना शिक्षा। और एक आईएएस और 2 आईएएस मिल करके राष्ट्रपति से एआई के माध्यम से झूठा पुरस्कार ले लेते हैं कि हमने जल जीवन के लिए बड़ा काम कर दिया। तो ये झूठी सरकार के झूठे बजट है जो जीवन में खुशहाली नहीं, जीवन में बंधक बनी हुई है। आप देखिए किस तरीके से सारी चीजें धड़ाम से आज गिरी हैं। चलिए, अब क्योंकि आपने अमरदीप त्रिपाठी जी वहां पर मौजूद है, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अमरदीप त्रिपाठी जी, सवाल तो सेम ही है, लेकिन क्योंकि आप रैंकिंग दे रहे हैं, यहाँ पर आप कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये रिफॉर्म एक्सप्रेस है, किस तरीके से जनता देखे? क्योंकि टैक्स स्लैब में राहत नहीं है। यहाँ पर आपके ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो समस्याएं थी इस बजट में उसे भी नहीं देखा गया। जवाब दीजिए स्वामीनाथ जायसवाल जी के तमाम सवालों का, माफ करिएगा यश भारती जी के सवालों का। देखिए श्रुति जी, देश की जनता देख रही है। पिछले साल जब बजट पेश हुआ था तो देश की जनता को, जो नौकरी पेशा के लोग हैं, उन लोगों को उम्मीद थी कि 7 लाख से लगभग 10 लाख अगर जो है
टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो बहुत उत्तम होगा। लेकिन सरकार एक कदम आगे बढ़ के 12 लाख तक जो है नौकरी पेशा के लोगों का टैक्स फ्री कर दिया। तभी भी जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, पूरा विपक्ष इसको बोगस जो है बजट बताने का कार्य कर रहा था। लेकिन इस बार अगर आप बजट देखेंगी, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, कौन सी पार्टी है जो सोच रही है आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्टल जो महिलाओं बेटियों के लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में तो आईना दिखा दीजिए। मैं आपसे यही कहूंगी अमरदीप त्रिपाठी जी, अब तो क्योंकि कहा जा रहा है इस बजट से भ्रष्टाचार और भी बढ़ेगा, तो आप आईना दिखाइए, वो 3 बातें ही बता दीजिए जो बहुत अच्छी है इस बजट पे, क्योंकि यश भारती जी हो या फिर स्वामीनाथ जी हो, उन्हें कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। अमरदीप जी, ये श्रुति जी देखिए, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। देश की 140 करोड़ जनता आज के बजट से खुशहाल है, प्रसन्नता महसूस कर रही है, खुशहाली बांट रहे हैं। आज देखेंगे किसानों को सशक्त करने के लिए जिस प्रकार से पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, उसको मजबूत करने के लिए, एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सरकार जो कॉम्प्लायंस है, आज देखिए कॉरपोरेट जो मित्र बनाकर जिस प्रकार से 2 टियर 3 टियर जो है टाउन में कॉरपोरेट मित्र बना के जो कॉम्प्लायंस अभी तक जो है इशू हुआ करता था, उसको इजी बनाकर उद्योग को बढ़ाने के लिए, रक्षा बजट को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से मेक इन इंडिया के तहत जो है देश को सशक्त करने का बात चल रहा है, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो धरातल पर सरकार जो निर्णय ले रही है इस बजट के माध्यम से उतारने का कार्य कर रही है। लेकिन विपक्ष के लोगों को मुझे लगता है सिर्फ विरोध ही करना है, तो वही बात है ना, विरोध करने का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन देश की जनता ये विरोध करे, ठीक है। अब क्योंकि और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। स्वामीनाथ जायसवाल जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, संजय भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का प्राइम न्यूज पर। देखिए, मैं संजय जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि अर्थशास्त्री के तौर पर यह बेहद अहम सवाल भी बनता है, इस बजट को किस तरीके से देखा जाए, मैनेजमेंट ऑफ प्रेजेंट के तौर पर देखा जाए या मैनेजमेंट ऑफ प्रेजेंट से ज्यादा आप इसे ये कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर है, इस बजट को इस तरीके से देखा जाए? संजय जी। श्रुति, देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यस, ये कहना कि एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बिल्कुल एंड यूजर के हाथ में इमीडिएटली कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, यस बिल्कुल सही बात है कि कोई लुभावने या डायरेक्ट इंसेंटिव्स टू द एंड यूजर एकदम से नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर एक इकोनॉमी के हिसाब से, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के हिसाब से, प्लानिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्फ्यूजन्स हैं, जो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कैश फाइनेंस की बात की गई है, कुछ सेफ हार्बर रूट्स में आईटी कंपनीज को बेनिफिट देने की बात की गई है, तो इस एम्स मल्टीपल स्टेट्स में 3 एम्स का टारगेट रखा हो, इस तरीके के छोटे छोटे पैनल्स पॉइंट्स हैं। अगर जब डिटेल्ड में उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो गवर्नमेंट उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करती है और विपक्ष उसको फॉलो अप कराता है, तो डेफिनेटली ये चेंजेस, ये इन्फ्यूजन टू द इकोनॉमी विल गोइंग टू बूस्ट द इकोनॉमी। ऑल्दो जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो लॉन्ग टर्म्स हैं, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स वी आर नॉट सीन इनटू दिस बजट। यानी कि इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर है। स्वामीनाथ जी, आपको बहुत जल्द ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ इंपैक्ट दिखने लगे, कुछ प्रभाव आपको नजर आने लगे? फ्यूचर जिसकी बात कर रहे हैं, साल 2047 की बात कर रहे हैं आप, और आपको फ्यूचर में ही, भविष्य में ही इसका असर देखने को मिलेगा? स्वामीनाथ जी। श्रुति जी, मेक इन इंडिया इनका फेक इन इंडिया हो गया। हाँ, कैसे आज का बजट से मुंह खोलते ही 6 लाख करोड़ धड़ाम धड़ाम धड़ाम, यानी जिस तरह से निराशजनक आज बजट हुआ, यह देख कर दर्शाता है कि ये किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी बजट, इनको अपने मियां मिट्टू माननीय प्रधानमंत्री जी खूब टेबल पीट रहे थे बजट पर, अपने ही पीट रहे थे, कहा कि अपने मियां मिट्टू बनने का काम किया जा रहा है इस बजट को लेकर। यह बजट से निराशाजनक, देखिए किसानों का यूरिया का बोरिया दिन पर दिन खत्म पीछे किया जाता, 5 किलो और घटा दिया गया और रेट वही घटता जा रहा है, वजन। तो ये सरकार अपने मियां मिट्टू बनता है। आप देखे होंगे कि ये शिक्षा पे बजट, महिलाओं के सुरक्षा पे बजट फेल है। जिस तरह से एजुकेशन पर आप देखे होंगे 2011 साल पहले की बजट आज की बजट में देख लीजिए क्या फर्क है।
ये लोग सरकार चला रहे सत्ते। देखिए अभी सोना चांदी का कल भाव गिरा धड़ाम धड़ाम, फिर बढ़ा देते हैं फिर घट जाता है। और इसका निवेश हिंदुस्तान जिंक जैसा कंपनी खरीद बिक्री कर सकता है, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर सकता है। यानी ये कंपनियों को बढ़ावा देने का काम किया गया। और इस बजट में गरीबों को, किसानों को, देखिए मैं समझती हूँ एक बात जो मुझे लगता है उचित भी है, लोगों को नजर भी आती है ये बातें कि जो विपक्ष में बैठी पार्टियां होती है आलोचना करने के लिए बैठी होती है। स्वामीनाथ जी बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर मैं सवाल ले लीजिए ना, फिर मैं तो मौका दूंगी, मैं तो मौका दूंगी आपको। स्वामीनाथ जी सुनिए ना मेरी बात, सवाल सुन लीजिए। क्या अच्छा लगा इस बजट में, आप ये बताइए। बजट महा बकवास बजट आया है। आप बजट में कह रही है ये बहुत फेक बजट था, लपेट बजट था, फेंकू बजट है। इसको मैं लपेटू और फेंकू बजट बताऊंगा। इसमें कोई जनता को सरोकार नहीं है। किसान ठीक है, आप फेंकू बजट आपने तो बहुत जल्द, मुझे लगता है आपने बहुत जल्द रिएक्ट कर दिया। लेकिन जब पत्रकार राहुल गांधी से बात कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे इस बजट पर राय देते थे, वो कतरा रहे थे, वो कह रहे थे कि ठीक है मैं कल सदन के अंदर दूंगा। क्या ये शब्द जो आपने अपने मुंह से निकाली है, आप अभी बोल रहे थे कि फेंकू बजट है, ये राहुल गांधी नहीं बता सकते थे? लपेटू बजट, फेंकू बजट है। ये वो नहीं बता सकते, राहुल गांधी बताने से क्यों कतरा रहे थे? इसी नजरिया से देखता हूँ लपेटू और फेंकू बजट। अमरदीप त्रिपाठी जी बजट में जवाब दीजिए। किसान निराश है, मजदूर निराश है, महिला निराश है। ठीक, और जिस तरह से आप देखी होगी एलपीजी का भाव फटाक से बढ़ा, और 50 रुपया बढ़ा कल, और 111 रुपया अगले महीने बढ़ा। ठीक है, ये गरीबों को सीने पर ओदू धरने वाली बजट है। जिस बजट को आप विकसित भारत के सपने के तौर पर पेश कर रहे हैं कि साल 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, इस बजट को इस तरीके से देखना चाहिए। मैं वापस लौटूंगी, देखिए समय सीमा है हमारे पास। स्वामीनाथ जी सुनिए भी, और भी पैनलिस्ट है, जवाब दीजिए। अमरदीप जी देखिए, अमरदीप जी सुनिए, वो कह रही है तो लपेटू बजट है। हाँ श्रुति जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता इस बजट को लपेटू बजट कह रहे हैं, जवाब ले रही हैं। बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी एक मिनट सुनिएगा, आप जवाब ले रही त्रिपाठी जी से, लेकिन क्या सवालों का जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी? दिल्ली में हवा खराब पे और स्मार्ट सिटी में इंदौर में पानी खराब पे क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या जवाब मिला आपको? इन्हीं की योजना थी। और मेरा एक सवाल और एक ऐड ऑन कर लीजिएगा, फिर मुझे मौका दीजिएगा जब जवाब ये दे दें। जो संजय जी ने कहा कि दूरगामी परिणाम होते हैं जब बजट आता है, 11 साल के बजट में कौन सी स्मार्ट सिटी तैयार हो गई? कौन सा एम्स पूरी तरीके से काम कर रहा है कि 100% एम्स तैयार हो चुके हैं? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने घोषणा करी थी, मोदी जी की 11 साल की सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई है। और ये नए 3 एम्स, ये सवाल इनसे पूछ लीजिए, जवाब मैं दोबारा दूंगा जब ये जवाब दे देंगे। ये 3 नए एम्स से भी आप खुश नहीं है? अमरदीप जी जवाब दीजिए। श्रुति जी देखिए, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे लपेटू बजट, फेंकू बजट, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ 60 साल के कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में जो गरीब तबका था वो दवाई के अभाव में, जो ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरिया में जो रहते थे, दवाई के अभाव में, ट्रीटमेंट के अभाव में दम तोड़ देते थे। लेकिन आज तो पिछले कई सालों से आपको मौका दिया गया है ना, इसी उनके शासनकाल को याद कराने कोई मतलब नहीं है। अब भविष्य की बात करें, वर्तमान की बात करें। वही बदहाल है। श्रुति जी सुन लीजिए, सरकार ने इस बजट के माध्यम से जिस प्रकार से जो है बायो फार्मा जो है सिस्टम में मजबूत करने का प्रयास किया है, और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको ड्यूटी फ्री करके जो है यह साबित किया है कि देश में जो जरूरतमंद लोग हैं वो बीमारी के वजह से दवाई के अभाव में मरे ना, उनको स्वस्थ किया जाए। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा पहल किया है। और जन जीवन मिशन की जो यश भारती जी बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, और जाके ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्राउंड लेवल पर अगर देखेंगे तो आज जो है मैं आऊंगी यश भारती के पास, क्योंकि मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा। मैं संजय जी आपके पास आऊंगी। देखिए एक बेहद अहम सवाल है, रुक जाइए, तमाम सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। अमरदीप जी आप समझिए, मुझे लगता है आप बहुत परिपक्व है। संजय जी एक बेहद अहम सवाल ये भी उठा रहे थे, विपक्षी पार्टी अब यही कह रही है जैसे ही बजट पेश होता है सेंसेक्स सीधे नीचे, उसमें भारी गिरावट दर्ज होती है, उससे क्या समझा जाए, क्या संदेश जा रहा है? समय से दीजिए संजय जी। हाँ
श्रुति जी मौका सबको दीजिए, समय से दीजिए, जंपिंग मत यश कीजिए। भारती जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल, आप भी सेंसेक्स पे बात कर रहे थे, आपके विपक्षी जो सहयोगी हैं गठबंधन में वो भी सेंसेक्स पे बात कर रहे थे, उसमें गिरावट आई। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, पूछ लेते हो, फिर मैं आपको भी मौका दूंगी। यश जी, संजय जी। श्रुति जी देखिए, जो बजट का ज़रूर होता है कि जब हमारी अनाउंसमेंट्स होती हैं तो इंडस्ट्री के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स लिए जाते हैं, उसके सेंटीमेंट्स मार्केट के एक्सेप्ट करते हैं प्रोफेशनल्स एंड जो ट्रेडर्स होते हैं। तो अगर कहीं भी तो इतना धड़ाम से गिर गया, वो एक छोटे मोटे चेंजेस बजट्स में होते हैं, क्योंकि इतना हाईली डायरेक्टली इम्पैक्टेबल नहीं लगा मार्केट को, तो उसी की वजह से वो चेंजेस आए। लेकिन आप देखेंगे अगले हफ्ते में वो वापस रेक्टिफाइड होकर वहीं आ जाएगा, तो दैट विल नॉट गोइंग टू बी सम बेसिक चेंजेस। ऑल्दो अब जैसे बात चली रही है कि ऑल अबाउट बजट इज ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड कैपिटल कैपेक्स इनटू इंडस्ट्री, तो उसी के ऊपर ही है। इसी वजह से सेंसेक्स ने भी उसको शॉर्ट टर्मली बेनिफिट नहीं दिया। ये शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। और अब टैक्स स्लैब की बात करें यश जी, तो उससे पहले भी हो गया था। एम्स के बारे में आप सवाल पूछ रहे थे, 3 एम्स आपको मिल रहे हैं, शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, सिक्योरिटी पर ध्यान दिया गया है, किस चीज से आपत्ति है? यश जी, आप अपने बातों को रख सकते हैं यहाँ पर। ज्योति जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को एम्स का अर्थ ही नहीं पता है। एम्स अस्पताल कम, एक रिसर्च सेंटर ज्यादा है, जहां गहन बीमारियों का रिसर्च होता है और उनके इलाज के लिए काम किया जाता है, और एक महत्वपूर्ण बड़े अच्छे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ तैयार किया जाता है। मैंने जो सवाल उठाया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने घोषणा की थी दिल्ली एम्स के बाद अन्य राजधानी और प्रमुख शहरों में एम्स खोला जाएगा, एक भी एम्स तैयार नहीं है आज भी जिसको आप कह सकेंगे 100% तैयार हो चुका है। आज भी काम चल रहा है, अधूरे निर्माण को एम्स कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हर अधूरे काम को पूरा कह सकती है। स्मार्ट सिटी के लिए सवाल पूछा, मोदी जी की योजना थी 11 साल में कोई एक स्मार्ट सिटी तो तैयार कर देते। स्मार्ट सिटी के अंदर जो पैमाने दिए गए थे कि स्वच्छ पानी होगा, सफाई होगी, वो कहां है? इंदौर जिसको सबसे स्वच्छ शहर का प्रमाण दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वहां अगर बीच शहर के अंदर जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, वहां पेयजल की संकट हो और लोगों की जान चली जाए, दूध मुहे बच्चे से लेकर के उम्र दराज लोगों तक की बड़ी श्रृंखला है, और शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी को? वो कह रहे हैं गांव में जाके देखिए जलमग्न, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को जो दावे कर रहे हैं इस बेशर्मी के साथ में। कैलाश विजयवर्गीय जी जो वहां से मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, 15 दिन की छुट्टी पे चले गए। आज का टॉपिक बजट है, मुझे लगता है कि आप उसी शर्म नहीं आई, इसी बिंदु पर रहेंगे। मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपकी मेहरबानी होगी। हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के स्वामीनाथ लगातार जी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर एम्स में इलाज कब होगा? ये दवाई की बात कर रहे थे, कफ सिरप किसके यहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, यही दवाई पिलाएंगे? सुरक्षा की बात करते हैं कि हमने सुरक्षा के लिए बजट बढ़ा दिया। ठीक है, बजट पर वापस आते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात कर रही थी, यहाँ पर देखिए सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है अपना। क्या कांग्रेस मानती है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, या फिर उसे नहीं लगता कि रोजगार में वृद्धि होगी? स्वामीनाथ जी। देखिए श्रुति जी, माननीय प्रधानमंत्री तो जब बने थे तभी से 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, और काले धन लाने के लिए, वो तो बड़े बड़े जुमलों का आज भी वही सियासत चल रही है। आप बताइए 11-12 साल में 2 करोड़ नौकरी निजात हुआ क्या? 12 साल में प्रति वर्ष देने की बात कहे थे। आप बताइए 90,000 स्कूल बंद हो जाते हैं, नया स्कूल कैसे खुलेगा? 90,000 शिक्षा इनको समाप्त करने का आधार, इनको तो चाहिए घंटा बजाने और झंडा लेकर घूमने वालों को। शिक्षित नहीं बनाना है, इसलिए मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। ये लोग शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और कटाई बुनाई और पढ़ाई की बात नहीं करते हैं। ये मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का बात करते हैं। उनका बजट 12.10% कम कर दिया जाता है। शिक्षा पर 2.5% किया जाता है बजट, जो पहले हम लोग के समय में 4.7% था। अभी आप देख रहे हैं कि डिफेंस पर 13%, जो कि हम 11 साल पहले 17% हमारा था। तो ये लोग डिफेंस पर कमजोर करते जा रहे हैं, शिक्षा कमजोर करते हैं। इनको शिक्षा, महिला, चलिए मैं डिफेंस की बात करूंगी, एजुकेशन की बात करूंगी, तमाम मुद्दों पर और भी सवाल है
इन सवालों का जवाब तलाशेंगे। आप लोग बने रहिए, हमारे तमाम मेहमान की तरफ रुख करेंगे। लेकिन बजट के पेश होने के बाद सियासत तेज है। हालांकि ये सियासी संग्राम कहां रुकेगा और इन सवालों का जवाब कुछ ही देर में आप तक पहुंचाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो बजट 2026 संकल्प विकसित भारत का बजट पेश हुआ। सियासी घमासान तेज है। हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट मौजूद है। एक बार फिर से परिचय आपका करवा देती हूँ, टीवी स्क्रीन पर उन्हें लाइएगा। अमरदीप त्रिपाठी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वामीनाथ है जायसवाल, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। यश भारतीय है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। संजय भारद्वाज है, अर्थशास्त्री हैं। और सबसे पहले मैं संजय जी फिर आपके पास ही आऊंगी। देखिए, बात कर रहे थे डिफेंस सेक्टर की, रक्षा मंत्रालय की बात कर रहे थे। इस सेक्टर में 14 से 15% की बढ़ोतरी की गई है बजट में। क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ये उसका इफेक्ट है? किस तरीके से देखा जाए इसको, संजय जी? श्रुति जी, देखिए, जैसे भी अभी पहले भी मैंने कहा है और साथ पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल बजट है। तो एक डिफेंस इज वन ऑफ द की एरिया ऑफ अ ग्रोइंग कंट्री। और जैसे कि पिछले 2-3 सालों में रहा भी है, पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट है, चाइना के साथ है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रोइंग कंट्री है। जब तक अगर स्ट्रांग नहीं होगी इन देयर डिफेंस, सो अंदर इंटरनल सिस्टम को स्ट्रांग करके कोई फायदा नहीं होगा, दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो ये एक वेलकम स्टेप्स है कि आप कैपेक्स एंड डिफेंस दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेलकमिंग स्टेप टू स्ट्रेंथन द डिफेंस सेक्टर। ठीक है, क्योंकि बात हो रही थी यहाँ पर, देखिए वो 10 बातें जिसको लेकर आप लगातार लोगों को चिंता होती है कि उनकी जेब पर क्या असर होगा। अमरदीप जी, क्योंकि आप इसे ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, ठीक है 2047 का ब्लूप्रिंट होगा कि, लेकिन दिखाइए भी कि साल 2047 के लिए ब्लूप्रिंट कितना असरदायक साबित होगा। क्योंकि विपक्षी पार्टियों के तमाम बयान आप सुन रहे हैं, कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि इसे तो रैंकिंग भी नहीं दी जानी चाहिए। अमरदीप जी, देखिए श्रुति जी, हाँ मुझे ब्लूप्रिंट दिखाइए। याद दिलाना चाहता हूँ 60 साल तक कांग्रेस ने नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर दिया गया, 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया गया, शौचालय भी दिया गया, गरीब लोगों को मकान भी दिया गया। तो इस प्रकार से निरंतर जो है सरकार कार्य कर रही है। और 2047 का जो हम लोगों का विजन है विकसित भारत बनाने के लिए, इसीलिए चौमुखी जो है कार्य कर रहे हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, रोड की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, तो निरंतर हम लोग जो काम कर रहे हैं। आप देखिए जो है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में बहुत सारी डिपेंडेंसी हमारी चाइना पर हुआ करती थी, लेकिन आज जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के हब को बनाने के लिए निरंतर जो है सरकार जो है प्रयास कर रही है। मेक इन इंडिया के तहत में सेमीकंडक्टर जो है उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो शायद विपक्ष को ये चीजें दिखती नहीं है, क्योंकि विपक्ष को लगता है, उन्हें ये दिख रहा है कि आप जो आयकर दाता हैं उन्हें आपने निराश कर दिया है। टैक्स स्लैब में आपने कोई चेंजेस नहीं किया, आयकर दाता जो है, टैक्स पेयर्स जो है, उन्हें आपने निराश कर दिया है। अमरदीप जी, उनके लिए कोई खास ऐलान नहीं। और खुद देखिए, सुनिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, राहुल गांधी भी सेम कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, एक बहुतायत में है ये संख्या, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, उनके लिए कुछ भी रियायत नहीं, ये क्यों? अमरदीप जी, देखिए श्रुति जी, जब पिछले बजट में जो है देश की जो टैक्स पेयर थे, जो नौकरी पेशा के लोग थे, वो उम्मीद कर रहे थे 7 लाख से 8 लाख होगा, 9 लाख होगा, या 8.5 लाख होगा, या मैक्सिमम 10 लाख होगा। लेकिन सरकार ने जो है बड़ा दिल दिखाते हुए 12 करोड़ लाख तक जो है टैक्स फ्री कर दिया। अब टैक्स फ्री कर दिया तो देश की जनता इस बात को समझती है कि प्रत्येक वर्ष में इस प्रकार से 12 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 18 लाख संभव नहीं होता है। लेकिन सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बार में ही 7 लाख से 12 लाख पहुंचा दिया। और इस साल जो है टैक्स रिटर्न में सुधार
जो है जो कंप्लायंस होता है उसमें सुधार लाने की प्रक्रिया जो है निरंतर उसमें मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें सुविधाजनक बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये देश की जनता समझ रही है, जो टैक्स पेयर वो समझ रहा है कि जहाँ कहाँ पर कंप्लायंस है उसमें सुधार क्या लाया जाता है, यश भारती उसको जी, बेहतर बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सवालों के जवाब मिल गए। जो आपके प्रमुख भी बोल रहे हैं कि जो आयकर दाता है उनके साथ छल कपट कर लिया गया। 8वां बजट आप देखेंगे मोदी सरकार का, माफ करेगा निर्मला सीतारमण का, तो उसमें उन्होंने टैक्स स्लैब में एक अनुचित और एक बेहद वृहद पैमाने पर लोगों को राहत दी। अब जरूरी यह है कि भारत को मजबूत बनाया जाए, भारत के उस सपने को भी साकार किया जाए जो लगातार आप देख रहे हैं, तमाम भारतवासी देख रहे हैं, 2047 का सपना, विकसित भारत का सपना। हाँ यश जी। श्रुति जी, मुझे तो ऐसा आवश्यकता ही नहीं लगी कि कार्यक्रम में मेरी कोई आवश्यकता है, क्योंकि आप 4-4, 5-5 बार अगर भारतीय जनता पार्टी और हमारे शास्त्री जी को मौका दे रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि विपक्ष की आपको जरूरत है। उन दोनों से बजट को बहुत अच्छा कहलवा लीजिए। मुझे लगता है यश जी, विपक्ष जनता की आवाज होती है, तमाम सवाल आपके ही हैं। जी बताइए, बोलिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप बोलने देंगी नहीं और मौका भी नहीं देंगी। ठीक है, मौका है आपके, दोनों ही बातें आप करना चाहती हैं। जब हम सवाल पूछ रहे हैं और जवाब से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है तो आप हमसे कह रहे हैं कि हम वहीं रुके हुए हैं। जवाब लेना आपका काम है, आप जवाब नहीं लेंगे तो हम ही पूछेंगे कि क्या हुआ तेरा वादा। 11 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार कई राज्यों में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की दुहाई देती है, वोट भी मांगती है, जीत भी जाती है, तो आखिर डबल इंजन ट्रिपल इंजन में हुआ क्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी स्लॉटर हाउस है, वहां गाय काट दी गई लगभग 600 करीब। और क्या काम हो रहा है, यही गाय माता की रक्षा की बात करते थे, यही धर्म की बात करते थे। शंकराचार्य जी के साथ क्या हो रहा है। तो सुरक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं तो आम आदमी सुरक्षित कैसे महसूस करेगा जब ये सारी चीजें सुरक्षित नहीं है, जिसका दावा और वादा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार राजनीति करती है। चाहे धर्म हो, चाहे गाय माता हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो। शिक्षा की बात कर रहे थे, मैंने एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से 2 आईएएस ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ले लिया, उस पर कोई जवाब नहीं मिला। इंदौर में पानी की घटना को लेकर के जो स्मार्ट सिटी, उस पर कोई जवाब नहीं मिला, ना आप जवाब ले रहे हैं। अधूरे एम्स पे कोई सवाल पे जवाब नहीं मिल रहा, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के तमाम बातें, उन पे दवाई को लेकर के मैंने बात करी कि भाई कफ सिरप जैसी घटनाएं हुई। कहां है भारतीय जनता पार्टी, कहां है कानून व्यवस्था। नौकरियों की बात हो रही है, बैकलॉग की कितनी नियुक्तियां खाली हैं एससी एसटी ओबीसी की, चाहे आप यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, चाहे आप मंत्रालयों में देख लीजिए या अन्य जगह देख लीजिए। कौन जवाब देगा, किससे सवाल पूछें। जो केवल 70 साल को कोसने के लिए आते हो और अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हो, उनसे सवाल पूछें। कोई भी सवाल का जवाब अगर इन्होंने दिया हो तो बताइए। ये तो 70 साल को कोसने आए हैं, और उन 70 साल के नेताओं में जो भारतीय जनता पार्टी में रहे थे, चाहे वो असम का मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस पार्टी में रहे हो, उन्हें चाहे असम का मुख्यमंत्री बना दिया हो, या पश्चिम बंगाल में नेता बना दिया हो, या कहीं अन्य जगह नेता बना दिया हो, इनके खुद के नेता बचे कितने हैं। आज जितने नेता भारतीय जनता पार्टी में लीड कर रहे हैं वो सब उन्हीं 70 साल की सरकारों की देन है, उन्हीं पार्टियों से आए हुए हैं जो जिनको ये कोसते रहते हैं। तो अगर इतना ही कोसना है तो फिर उनको क्यों आगे करते हैं, क्यों उनके पीछे छुपते हैं, जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं। लोगों के जीवन में खुशहाली आए बजट से खुद दिखेगा। लेकिन मैंने कहा इनके बजट के कार्यक्रम में तोड़फोड़ हो रही है, जनता घुस के तोड़फोड़ कर रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, कौन जिम्मेदारी लेगा। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश से आते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा। स्वामीनाथ जी, वापस आऊंगी स्वामीनाथ जी आपके पास, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अब इन्होंने सवाल रेज किया है तो अमरदीप जी, भागने की कोशिश की जा रही है इस ब्लूप्रिंट का बहाना देकर। ये कोई चुनावी ऐलान नहीं था, लेकिन वो जो तमाम विकास की बातें की गई वो विकास धरातल पर यश भारती जी को नजर नहीं आ रहा। वो तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए श्रुति जी, यश भारती जी को जो विकास हो रहा है, जो धरातल पर कार्य किए जा रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इनके पार्टी का चरित्र तो दूसरा रहा है। सिर्फ दंगा फसाद कराने के अलावा इनके पार्टी का दूसरा चरित्र नहीं रहा है।
आज अगर जल जीवन मिशन की ये बात कर रहे थे, आज श्रुति रूरल जी, एरिया जवाब में आप लेंगी जहाँ या पर मैं लूं? पानी की स्वच्छ जल की परिकल्पना श्रुति जी, नहीं जवाब आप करते लेंगी थे, या मैं लूं? आज वहाँ जवाब पर सुन लीजिए गाँव-गाँव ना, यश में भारती जी, मैंने गैस आपको की भी बीच में नहीं पाइपलाइन रोका, क्या आपको जवाब भी है? पूरा पूरा मौका क्या दिया गया, जवाब है? आप ये काउंटर पिछली करिए, सरकारों को काउंटर पूछ कर कर लीजिएगा। गैस की पाइपलाइन ये बन रही पिछली है, सरकारों और को अगर कोसने पानी के की अलावा टंकी इनके मिल पास रही कुछ है, काम है? गाँव-गाँव तक अगर पानी नल से जल मिल पिछली रहा है, सरकारों को तो कोस- ये बात जो आपके है, स्वतंत्र लेकिन सुनिए देव ना, सिंह को अमरदीप जी, आपके विधायक अमरदीप जी, पानी अमरदीप जी, लेके सुनिए गए। सुनिए सुनिए सुनिए, वो कह रहे हैं कि किसानों की उम्मीद थी, उस उम्मीद को भी आपने पूरा नहीं किया, वो भी उम्मीद खत्म हो गई है। उस उम्मीद का क्या, उस खाद का क्या, उस 6,000 से 12,000 की जो उम्मीद थी उसका क्या? ये वही सवाल है। आप एम्स 3 वादा और करते हैं कि 3 एम्स और बनाएंगे, आधे अधूरे एम्स का क्या? ये सवाल है, सवालों का जवाब दीजिए। नहीं देखिए, सवाल का श्रुति जी जवाब पूरी लीजिए बातों का जवाब हाँ। दे रहे हैं। तो किसानों की जो उम्मीद थी, किसानों के उम्मीद पर जो है सरकार खरा उतरने का कार्य कर रही है। जिस प्रकार से चाहे मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, या उनके देखिए, जो है, राकेश टिकैत जी ने क्या कहा था, किसानों- अमरदीप जी सुनिए ना, उन्होंने कहा था कि पीएम किसान योजना का बजट बढ़ाया जाएगा, 6,000 से 12,000 कर दिया जाएगा, नहीं पूरी हुई। एमएसपी को लेकर जो बार बार आप प्रदर्शन देखते हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ। ये वो तमाम छोटे छोटे सवाल है जिसका जवाब आपको देना है। ब्लूप्रिंट हमने देख लिया, ब्लूप्रिंट मुझे भी समझ में आ गया, मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा। ये तमाम बयान है, तमाम सवाल है, आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि किसानों की उम्मीद को कौन पूरा करेगा? अमरदीप जी। देखिए श्रुति जी, किसानों की उम्मीद को सरकार ने पिछले बजट में भी पूरा किया है और इस बजट में भी पूरा करने का कार्य कर रही है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए, उनके जो है आय को बढ़ाने के लिए, जो पिछले बजट में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो उनके जो है एग्रीकल्चर से जो संबंधित जो तंत्र थे उसमें छूट देने का कार्य किया गया। तो सरकार निरंतर जो है किसानों को मजबूत कर रही है। अब जो है विपक्ष का एक एजेंडा है कि किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए, कहना अलग है, लेकिन आज किसान चलिए ठीक है, यश भारती जी मौजूद है, स्वामीनाथ जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। यश भारती जी, मुझे लगता है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला होगा मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन स्वामीनाथ जी के पास जाती हूँ, हमारे और भी पैनलिस्ट हैं। स्वामीनाथ जी, अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप ब्लूप्रिंट देख लिए हैं साल 2047 का, विकसित भारत का सपना जो तमाम देशवासी देख रहे हैं, इसी के खिलाफ आप एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। स्वामीनाथ जी, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, हाँ। देखिए श्रुति जी, हम एजेंडा नहीं चलाते हैं, इनके प्रोपगंडा को जनता के सामने स्पष्ट करते हैं। ये एजेंडा, प्रोपगंडा और जुमलों के सियासत करते हैं। हम लोग आप ब्लूप्रिंट 2047-26 में हम तड़प रहे हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, गिग वर्कर बन के एमए पीएचडी। हम घूमते हैं महानगरों में, हम रहते हैं दिल्ली जैसे महानगरों में, बच्चे आते पूछते वीजा पहुंचाने आते, क्या करते हो भैया, तो कितना पढ़ाई की हो, तो एमए किया हूँ, पीएचडी किया हूँ, लेकिन नौकरी नहीं है, गिग वर्कर बनकर पिज्जा पहुंचा रहा हूँ। ये देश का दुर्भाग्य है। ये बड़े प्रोपगंडा 47 में हम जिंदा आया, 47 तक आप बचोगे कि नहीं बचोगे? ब्लूप्रिंट दे दिए विकसित भारत का, लेकिन भारत का निर्माण 54 लाख करोड़ मनमोहन सरकार में कर्ज था, 257 लाख करोड़ कर्ज हो गया। आज जो भी बच्चा पैदा होगा, पेट में आएगा, 5-6 लाख रुपया कर्ज का भार से दबा रहेगा। और देश में अर्थव्यवस्था, ये बिलियन ट्रिलियन की बात करते हैं, कहाँ महंगाई की मार, अत्याचार निरंतर इन लोग से हो रहा है, बलात्कार। ये सरकार कुछ नहीं कर रही उपचार, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ प्रोपगंडा। जब इनसे सवाल किया जाता है तो धर्म का एजेंडा बना दिया जाता है, धर्म खतरे में हो जाता है, हिंदू खतरे में हो जाते हैं। अरे भाई, धर्म का एजेंडा का व्यापार इनके समय में बड़ा है। अरे बीच में मैं धर्म नहीं बोला, का एजेंडा जो है धर्म को जब बांटने भी के इनसे लिए पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस इनके समय में खुला। एक गौ हत्या, इनका तो गौ को 2 रूप भी दिया गया, एक को मिथुन बताया गया, उनको हम माता नहीं मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले गाय को इधर को माता मानते हैं। ऐसे राजनीति करके जिस तरह से लोगों को सवाल इनसे किया जाता है, तो नेहरू जी से पूछते हैं। नेहरू जी IIT IIM जो बीमार पड़ता है सीधे एम्स में आते हैं पूरे लोग, और कौन बनाया था IIT IIM? और आज तक एक क्या बिहार में एक इंडस्ट्रीज नहीं लगी, 21 साल से इन लोग की सरकार है, एक इंडस्ट्रीज नहीं लगी।
आज कहते हैं हम फ्री में राशन तो उसी विकास के लिए तो इस बार 50 लाख करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। किसी को फ्री का राशन नहीं चाहिए। हाँ। आप रोजगार दीजिए, आप इंडस्ट्रीज लगाइए। खाली गुजरात में इंडस्ट्री लगेगी, बिहार में लगाइए, उत्तर प्रदेश में लगाइए, झारखंड में लगाइए। झारखंड को चलिए ठीक है, पक्षपात ठीक है, मैं ये पक्षपात वाला जो आपका काउंटर है, पक्षपात वाला जो सवाल है, थोड़ा हमको भी बोलने दीजिए। हाँ, जो मनरेगा जैसा गारंटी 100 दिन का काम गांव में था, जो स्टेट को 10% लगता था, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। उस मनरेगा से इतना इनको द्वेष था महात्मा गांधी के नाम से कि उसको बदलकर ये लोग खत्म करने का साजिश किए। 44 से 4 कोर्ट कानून लाए, बड़े पूंजीपतियों को मजबूत करने का काम हमेशा किया गया। गरीब को मारा गया, किसान को मारे, 3 काले कानून लाए गए और उसके बाद किसान को दुगनी आए 2022। अभिषेक बनर्जी का एक बयान है। अमरदीप जी, ये सवाल आपके लिए। खाद से परेशान, डीजल से परेशान। मैं आपका ही सवाल ले रही हूँ, सुनिए स्वामीनाथ जी, मैं सवाल लूं या नहीं लूं? सवाल लूं मैं? बात करने वाली सरकार। सवाल सुन लीजिए, सवाल का जवाब भी आपको चाहिए ना, आपने इसलिए सवाल रेज किया है ना, सवाल का जवाब ले लीजिए। ये भेदभाव की राजनीति करते हैं। देखिए जवाब झूठ का जवाब। स्वामीनाथ जी सवाल मैं उनसे पूछ लेती हूँ, आप जवाब से संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हो फिर से सवाल पूछेगा आप। अमरदीप जी देखिए, अभिषेक बनर्जी इस बजट पर एक प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए बजट तो कभी भी पश्चिम बंगाल के हित में नहीं रहा। एक भेदभाव की जो राजनीति है, केंद्र सरकार जहां नहीं रहती है, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रहती है, वहां पर भेदभाव की स्थिति दिखती है। गुजरात में ये बात कर रहे हैं कि गुजरात को आप इंडस्ट्री, वहां पर खूब उद्योग लगाते हैं, वहां पर वो तमाम आप ऐलान करते हैं। पश्चिम बंगाल को आप भेदभाव की स्थिति में रख देते हैं। क्या सच में भेदभाव वाली भी राजनीति है? क्योंकि जब आप बजट देखिए, असम के लिए है एक खास, या आप उसकी बात ये कर लिए, रेल कॉरिडोर की बात कर लीजिए, यूपी के लिए है, यहाँ पर तमाम और भी राज्य हैं, वहां पर क्या, वहां के हालात को किस तरीके से सुधारा जाएगा? अमरदीप जी, और भेदभाव पर भी जवाब दीजिएगा। स्वामीनाथ जी का सवाल है। देखिए श्रुति जी, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं भेदभाव की बात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार 140 करोड़ जनमानस के लिए कार्य कर रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, या असम या केरल का हो, सबको बराबर मिलता है। भेदभाव की राजनीति कौन करता है? वेस्ट बंगाल में जो है कौन कर रहा है? ममता दीदी कर रही है। नहीं, आप एग्जाम्पल सेट करिए। देखिए आप उस पर लांछन लगाइए, आप वो आपके पाले में गेंद डाले, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करिए, आप एग्जाम्पल सेट करिए। आप पर आरोप लगा, आप जवाब दीजिए उसका, बस। देखिए श्रुति जी, मैं वही कह रहा हूँ, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, किसी एक योजना का नाम लेकर बता दीजिए जो वहां पर भेदभाव किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को मिलेगा और पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिलेगा, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी समय सीमा है हमारे पास, वहां के लोगों को स्वामीनाथ जी एक सवाल, एक योजना आप ऐसे बता दीजिए, चाहे वो किसान को लेकर हो, किसी युवा को लेकर हो, महिला को लेकर हो, कोई भी योजना आप ऐसा बता दीजिए। आवास योजना भी ले लीजिए, वो भी बता दीजिए कि वो पश्चिम बंगाल में नहीं मिला, वो बिहार में नहीं मिला। क्योंकि देखिए जब हम विकसित भारत के बारे में बात करते हैं ना, मैं एक बहुत क्लियर लाइन यहाँ पर लकीर खींच दूं कि जब हम विकसित की बात करते हैं और भारत की बात करते हैं, तमाम राज्य उसमें सम्मिलित है। यानी कि आपको विकसित करना है तो जो देशवासी है उसमें आपको भेदभाव नहीं करना होगा। स्वामीनाथ जी, मैं बता, आप लकीर खींचते जाइए, लकीर बढ़ता जाएगा, काम नहीं होगा। ये तो बताए ना हमारे साथी, ये बताए ना कि आप स्मार्ट सिटी की बात कहे, बुलेट ट्रेन की बात कहे, आप स्मार्ट सिटी पर जा रहे हैं, बदलने का काम करने से थोड़ी ना काम होता। केंद्र की योजनाएं हैं जिसमें कौन सा बुलेट ट्रेन दौड़ा दिए, कौन सा सरकार हो वहां पर नहीं मिली है, किसने बना दिए, ये बताए ना। और स्वच्छ जल नल योजना की बात करते हैं, जिस नल का पानी मैं पूछ रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा भेदभाव की बात करें, मर जाते हैं, भेदभाव का दोषारोपण करने की कार्य जो सरकार पर लगा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी केंद्र की योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में लागू है, और वेस्ट बंगाल में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है।
एक उदाहरण बताइए। 2 करोड़ नौकरी का देखिए, टीका गुमराह देकर करने का सत्ता में प्रयास आ मत गए। करिए, सत्ता जनता में को आकर गुमराह मत करिए। सत्ता को पश्चिम जिस बंगाल में तरह एक भी योजना इन्होंने बताइए। ईडी और केंद्र की इनका योजनाओं में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय सीमा नहीं है। सत्ता में बैठ गए। सुनिए, अमरदीप जी, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ जी, अमरदीप जी, दो बातें मैं आप दोनों के लिए कहना चाहती हूँ। आप भी अपना बीपी हाई नहीं करी, अमरनाथ दीप जी, अमर जी आप भी नहीं करिए। बात जनता की हो रही है, बात देश के हित के लिए हो रही है। आप लोग अपना बस सवाल रखिए, जवाब आपको, क्योंकि आप सत्ता में हैं तो जवाब आपसे ही तलाशा जाएगा। बीपी हाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यश भारतीय जी बोलिए, वो योजना बता दीजिए भेदभाव देखिए हमारे को लेकर एक एग्जाम्पल। हाँ बोलिए। मैं वही बता रहा हूँ। केंद्र की सरकार ने केवल जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां तो छोड़िए, अब तो वहां भी करना शुरू कर दिया भेदभाव जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिसका बड़ा उदाहरण है, मनरेगा का नाम बदल के वीबी जी राम जी कर दिया। जो केंद्र का पक्ष था, जो पैसा था वो कम करके राज्य सरकारों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल दिया कि अब आप चलाइए और आप ही दोषी माने जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं लोगों को पैसा मिलेगा समय पे या कुछ भी होगा तो आप जिम्मेदार हैं। जबकि जीएसटी का जो कलेक्शन होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो राज्य का 50% का हिस्सा है, उसको बड़ा रुला रुला के परेशान करके देने का काम करते हैं, जो भी उनका कारण है। अब जो सबसे बड़ा विषय है कि किसान को क्या मिला, बीज जो 800 रुपए में मिलता था आज 2000 रुपए में मिल रहा है। डीएपी 450 रुपए की थी, 1350 रुपए मिल रही, 3 गुना हो गई। डीजल 45 रुपए था, 90 रुपए हो गया। सिंचाई लागत कई गुना बढ़ी। तो किसान को आपने दिया क्या? जो केसीसी आउटस्टैंडिंग लोन है उनकी स्थिति देख लीजिए, किसानों की आत्महत्या दर देख लीजिए, लगातार बढ़ रही है। तो चीजें किसानों के लिए कुछ नहीं की जा रही, केवल गुमराह किया जा रहा है। मैंने बड़ा उदाहरण शिवराज सिंह चौहान जी का दिया, और ये बयान कह रहे हैं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की। विदिशा लोकसभा क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व शिवराज सिंह जी करते हैं, एम्बुलेंस ना मिलने के सड़क पर डिलीवरी हुई है कल एक बच्ची की, एक महिला की। इस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पहुंच, जो मुंह बोली बेटी गोद ली थी शिवराज सिंह चौहान जी ने, उसको इलाज नहीं मिल पाया, वो विदिशा में ही खत्म हो गई। ये इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है। मैं संजय जी आपके पास आऊंगी। क्या ये बजट रुपए को मजबूत कर पाएगा? ये एक बेहद अहम सवाल है। हम लगातार देख रहे हैं कि रुपया कैसे कमजोर हो रहा है। क्या इस बजट से ये माना जाए कि रुपया अब मजबूत होगा या उस स्थिति में आएगा? संजय जी देखिए, रुपया मजबूत होगा वो यस बजट के बाद खाली प्लान करने से नहीं प्लान होगा। अभी एक ब्लूप्रिंट बनाया है जो कि हमारे बीजेपी की प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड किस लेवल तक पहुंचेगा, जो कि एक कैश इनफ्लो अपना मार्केट में लेके आ पाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से अफेयर्स होंगे, एंड इंटरनेशनल बहुत सारे रीजंस होते हैं एक रुपीस को रिसाइड करने के लिए। सो अभी कहना कि ये अगर हम कहें कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि हमारे विपक्ष के उन्होंने कहा कि वादे बहुत सारे होते हैं, इम्प्लीमेंट कितने होते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड कि दो कैपिटल बजट है वो किस लेवल तक एग्जीक्यूट हो पाता है। इम्प्लीमेंट करने में क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने हो, देश के सामने हो? क्योंकि मेरा निवेदन है संजय जी, पिछले 11 साल के बजट के भी अवलोकन कर लें। अगर हम दूरगामी परिणाम को देखें तो 11 साल के बजटों का धरातल पे कुछ काम हो पाया? कोई स्मार्ट सिटी? ठीक है संजय जी, क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने? 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा जी। सरकार के सामने चुनौती दो ही चीजें हो सकती हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा नियत। अब सेकंड वाले के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक चुनौती है जिसके सामने सरकार झुक सकती है। ये ब्लूप्रिंट उतना असरदार नहीं साबित हो सकता है। कितना इंप्लीमेंट किया जाता है, इम्पैक्ट क्या होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि समय सीमा है और समय का अभाव है। इसलिए आप सभी का जो आपकी जो पूरी बातें थी वो नहीं सुन पाई। बहुत शुक्रिया अमरदीप त्रिपाठी जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, यश भारती जी, संजय भारद्वाज जी, इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को एक बेहद मजबूती के साथ यहाँ रखने के लिए। तो देखिए, बजट 2026 पेश हो चुका है। ये संकल्प विकसित भारत का है, लेकिन सवाल यही है कि इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा, किस नियत के साथ होगा, और ये ब्लूप्रिंट जो तैयार किया गया है कितना इफेक्टफुल होता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।